हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और इसमें हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट वन, क्योंकि इसके बाद हमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी देखने हैं और मैं फिजिक्स के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके लिए। पहले मैं मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ आपको, उसके बाद। ठीक है, तो लेट मी टेक इट टू द प्रैक्टिस। 1 सेकेंड। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ, और उसके बाद वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ द मैथ्स। आफ्टर दिस वीडियो मेक अनदर वीडियो ऑफ द मैथ्स, सेपरेट वन। उसमें हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देखने के बाद एंड देन वी विल डू द फिजिक्स के क्वेश्चंस अगेन। ओके ओके, सो फ्रॉम हियर लेट्स सी। देखो, इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, टोटल एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्वाइस इज रेस्ट मास एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको रेस्ट मास एनर्जी इस तरह के टर्म दे दिए जाते हैं तो वो ज़्यादातर आपका रिलेटिविटी के क्वेश्चंस होते हैं। रिलेटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, लॉरेंट्ज वेक्टर का हमें यूज़ करना पड़ता है। रेशियो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक स्पीड, देखो स्पीड के बारे में बात करी थी उसने, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। 1 सेकेंड गाइस। चलिए गाइस, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है। अगर आपको सिर्फ मास एनर्जी की बात करी गई है यहाँ पर, तो यू नो द फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ई नॉट की जगह आपसे मास, इसको आप एम नॉट सी भी लिख सकते हो। दिस इज़ द मास एनर्जी, बट हमें ई नॉट की, हम ई नॉट ही कंसिडर कर लेते हैं। क्या बोला गया आपको, जो टोटल एनर्जी है, मतलब ये वाली एनर्जी ट्वाइस है, इसके दुगनी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपको इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है, वी और सी के बीच का। ठीक है, तो आपका ई नॉट सेम सेम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ 2 आप इसको ऊपर ले जाओगे तो यू विल गेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब देखो गाइस, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, 1/2 की जगह 0.5 लिख सकते हो। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में आपको पॉइंट की बजाय, आपको अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसीलिए हम इसको चेंज ना करके फ्रैक्शन में ही रखते हैं। अब फ्रैक्शन में रखने के लिए आप इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ये आ जाएगा इसका 2 का स्क्वायर। अब आपका ये 1 इधर प्लस का था, आप इधर ले आओगे, उधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस का साइन रहेगा ये वाला, इक्वल्स टू यहाँ पर भी आएगा -3/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, आपका ये स्क्वायर का टर्म है, लेकिन हमें चाहिए वी बाई सी, हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो अगेन आप दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट ले लोगे। ये नॉर्मल मैं आपको तरीका बता रही हूँ। रिलेटिविस्टिक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, या तो आपको वी गिवन होता है, अगर वी गिवन है तो आप डायरेक्टली पुट करके निकाल लेते हो, और अगर आपसे बाई चांस वी पूछ लिया जाता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, यहाँ पे, यहाँ ऊपर यहाँ करवा रही हूँ गाइस। ओके, अब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल गेट वी बाई सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4। अंडर रूट यू विल गेट अंडर रूट 3, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे यू विल गेट 2। तो दैट मीन्स आपका v/c की अगर आप बात करोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर सपोज आपसे ये v कैलकुलेट करने के लिए बोल देता, रेशियो ना पूछ के v कैलकुलेट करने के लिए बोलता, तो आपका क्या आया, v बाई सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 आ जाता। तो आपका v इक्वल्स टू हो जाता अंडर रूट 3/2 इंटू सी। ठीक है, तो या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में गिवन होता, या हो सकता है इसको आपको पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में दे दिया होता। तो ये 1.73 हो जाता है, तो आपका अराउंड 0.86 कुछ आ जाएगा शायद, तो 0.86 ही आ जाता। ठीक है, या हो सकता है आपको सी की वैल्यू भी पुट करवा दे, वो 3 × 10⁸, फिर आपको कैलकुलेट करने बोले। तो जैसा भी फिर क्वेश्चन में गिवन होगा आप कर लीजिएगा, जो भी पूछा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर आपको v गिवन है क्वेश्चन में, आपको सपोज यहाँ पे v गिवन होता, एनर्जी पूछा होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वो कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, और इजीली कैंसिल होता है। या तो 0.8 गिवन होता है या 0.6 गिवन होता है, और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। आपको अब ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
सी नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है आपका। अच्छा देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, ना ही उसके फॉर्मूले बताए थे, तो आई नो इट विल बी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट अभी आप देख लो यार इसको, अगर कर सकते हो तो। बाकी मैं आपको एक चीज़, आपको ये एक चीज़ याद रखना कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसे? देखो, ऐसे देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, आपकी वोल्टेज इक्वल्स टू आपका E इंटू डी होता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप इसको कैपेसिटर की फॉर्म में लिखते हो तो एक चीज़ आपको शायद पता हो कि V इक्वल्स टू सी बाई क्यू होता है, यही होता है ना, हाफ सी वी स्क्वायर होता है इसकी पावर कैपेसिटर के केस में, हाँ शायद यही होता है V सी बाई क्यू, ठीक है। तो हाँ, आप इसको जब पुट करोगे V की जगह तो यू कैन राइट इट सी बाई क्यू इक्वल्स टू ई डी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपका E और C एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं यार सॉरी, आपका ये इन्वर्स होता है। एक सेकंड देखिए, हाँ गाइस देखिए, वही जो मैं बता रही थी ना, यहाँ पर वही चीज़ है, आपका Q इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है V इक्वल्स टू आप Q बाई सी रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर Q बाई सी रख देते हो, आपने लिखा Q बाई सी इक्वल्स टू E इंटू डी, आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपका C बढ़ेगा तो आपका इन्वर्स घटेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका है 7, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है कैपेसिटर में। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, आपका फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, बहुत फेमस, आप लोग को याद होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब एंड ए बिटवीन द प्लेट्स, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड सी इज़ द कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको जब आप डायरेक्टली पूछ लेता है कि एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और होती है आपकी, दैट इज़ द के होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका नहीं लिखा जाता है इसलिए क्योंकि हम इसको जनरली 1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको नहीं लिखा जाता है, बट ठीक है, अगर हमारा 7 गिवन है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सपोज हमारा C की जगह ये अगर पहले 1 था या जो भी वैल्यू आई थी, अब ये इंक्रीज करके 7 कर दिया गया है, तो आपका C डैश जो होगा वो प्रीवियस वाले के 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका कैपेसिटर इंक्रीज हो गया 7 टाइम्स। तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखेंगे जो हमारा यहाँ से मिल चुका है, इस फॉर्मूले में देखेंगे कि अगर आपका ये 7 टाइम्स हो गया था तो आप 1/7C लिखेंगे E के लिए। तो आपका अगर ये कितना हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पुराने वाले E का 7, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये एक फॉर्मूला का याद रखना है, और एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखिएगा, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इक्वल्स टू सी वी, और एक फॉर्मूला और होता है वो पावर या एनर्जी निकालने को आता है, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, इस पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ठीक है। सो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपके लिए एक फार्मूला की सिर्फ क्लास ले आऊँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट द एम्पियर्स लॉ विद करेक्शन मेड बाय मैक्सवेल। आपकी एम्पियर लॉ है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, शायद आपको पता भी हो, याद भी हो, आप उसको पढ़ते हैं, म्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr स्क्वायर करके होता है इसका फॉर्मूला। ये चल जाए स्क्रीन तो मैं इस पर लिख दूँ। देखिए गाइज, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको पता है क्या होता है, आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr, ठीक है। ये होता है आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि कुछ करेक्शंस हैं जो हमारी किसने की थी, एक मैक्सवेल ने। तो अब देखो, आपका ये जो इक्वेशन है, आपको यहाँ कोई करेक्शन नज़र आ रही है? अगर आपको सपोज नहीं पता है आंसर तो आप किस तरह से पहुँच सकते हो, कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट यहाँ पर कुछ एडिशनल पार्ट ऐड हुआ है। तो अगर आप इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ के नॉर्मल फॉर्मूले पे, बाकी सब चीज़ें हटा के मैं एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख देती हूँ, म्यू नॉट आई, बल्कि यहाँ जे ही हो जाता है क्योंकि आपका आई एक तो मिट जाता है सब कुछ, आई अपॉन में 4πr स्क्वायर, जब आप इसको लेते हैं तो करंट अपॉन में एरिया हो जाता है आपका एक तरह से, तो वो आपका करंट डेंसिटी दे देता है, तो उसको आप जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस मैक्सवेल ने इसमें क्या ऐड किया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है।
फिर इस इक्वेशन को जब मैक्सवेल ने अपनी जो 4 इक्वेशंस हैं उनमें कन्वर्ट किया, तो इसको जब आप कन्वर्ट किया है तो वो इस तरह से कन्वर्ट किया। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेरिवेशन एंड थिंग्स जिसमें आपको जानने का नीड भी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं हुआ। मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल तक में भी सिर्फ मैक्सवेल की 4 इक्वेशन ही पढ़ाई जाती हैं, इसके डेरिवेशन और उस सब में उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता है, एक्सेप्ट कि अगर आपका कोर सब्जेक्ट ही ये है तो। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आपको चारों मैक्सवेल इक्वेशन दिख जाएं, चारों ही हमारी सही हैं, ठीक है, और यही होती हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, लर्न देम, या कोई निमोनिक्स बना के आप इसको याद कर सकते हो। लाइक पहले डॉट ई है तो इसके साथ ये हो गया, फिर बी के साथ जीरो ही हो गया, फिर डॉट से थोड़ा बढ़ के वो क्रॉस पे गया तो बी के साथ रिलेशन आ गया माइनस के साइन के साथ, और बी में जब वो बढ़कर गया तो इतना बड़ा सा आ गया, ठीक है। तो जो भी है जिस तरह से भी आप याद रख सकते हैं आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइप्रिज्म। तो ओके, ये है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का जो है फॉर्मूला, मैंने आप लोग को कल वाला जो लेक्चर लिया है ना उसमें मैंने आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ा दिया है लेक्चर के बीच में। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, हाँ मैंने आपको क्या बताया था, आपकी होता है सोर्स, उसके बाद हम लगाते हैं एक बाइप्रिज्म और यहाँ होती है स्क्रीन। तो इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, टोटल डी होता है हमारा ए प्लस बी। इस सोर्स की जो हमारी विथ होती है इसको हम डी से मतलब यहाँ पर जो आपका एक दो सोर्स होते हैं S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस डी होता है हमारा, बाकी आपका वेवलेंथ वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बाइप्रिज्म है जिसको स्लिट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब ए कितना हो गया 5, जो कि एक सोडियम वेवलेंथ इमिट करता है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग की। अब विथ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड, अब विथ ऑफ द फ्रिंजेस मतलब बीटा फ्रिंज विथ ऑन द स्क्रीन विच इज 75 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। जो आपका बाइप्रिज्म है ये वाला, इससे यहाँ तक की जो कैप है बी, ये आपको कितना दिया गया है 75 सेंटीमीटर, और वो विथ आपको कितनी मिल रही है 9.424 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज। अब आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं बताना है, आपको नॉर्मल सा ही डिस्टेंस बताना है जो दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में होगा। तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हमेशा सेम ही रहता है, दैट इज द लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब यहाँ डी कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। फ्रिंज विथ आपको गिवन है ये रही, और आपका वेवलेंथ भी आपको गिवन है ये रही वेवलेंथ आपकी। गाइज आई एम रियली सॉरी ये बार बार यहाँ से हट रहा है एंड आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट आप उसको जल्दी से फॉर्मूला देख लिया करिए। मैं दोबारा इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको जब मैं PDF प्रोवाइड करवाऊँ, मतलब ये फाइल प्रोवाइड करवाऊँ, तब आपको दिक्कत ना हो। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो 9.424 इंटू 10⁻⁻², बल्कि ऐसे मत लिखिए, ये डी ऊपर आ जाएगा और ये बीटा नीचे चला जाएगा, तो आप उसी फॉर्म में लिख दीजिए। डी इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, वेवलेंथ 5890 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू आपका डी कितना है ए प्लस बी दैट इज 75 प्लस 5 दैट इज 80। तो आप लिख सकते हो 80, एंड सेंटीमीटर की बात हो रही है तो 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय आपका बाइप्रिज्म का जो है फ्रिंज विड्थ जो बन रहा है 9.424 इंटू 10⁻⁻², और सेंटीमीटर है तो हम इंटू -2 और कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ 8 रह जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2 0 है, यहाँ से 2 0 हटेंगे तो यहाँ 6 रह जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना गाइस, आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना आएगा डोंट रिमेंबर क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अच्छा गिव मी अ सेकंड, अच्छा आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, गिव मी कैलकुलेटर। आप लोग अगर है, आप लोग इसको प्लीज़ कैलकुलेट करके चेक करके आंसर निकाल लीजिएगा। ऑप्शन फॉर्मूला यही है जो बता दिया आपको, और आपका लास्ट में रह यही जाएगा 5890 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 9.424 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एंड सॉरी, जो आंसर आएगा ना आपका वो मीटर में आएगा, उसको फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में यहाँ मिलीमीटर की बना है, ओके।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम सॉरी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इरेज हो रहा है, अब कितनी बार लिखूँ इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे हैं। इंटरफेरेंस इवेंट इज ऑब्जर्व। इंटरफेरेंस आपका कब ऑब्जर्व होता है? देखो, ये मैंने आपको जो वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर करवाया है ना, उसमें इंटरफेरेंस तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। उसमें क्वेश्चन था कि हमारा किस में ऑब्जर्व होता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और लास्ट में था ऑल ऑफ द ऑप्शन, जो आपका बुक में क्वेश्चन था। तो खैर, अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन बोथ टाइप्स ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे वही पूछा जा रहा है कि आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रोपेगेट करती है -x डायरेक्शन में इन द स्पेस, और EM इज पोलराइज्ड, और वो पोलराइज हो जाती है किस डायरेक्शन में? +z में। मैंने आपको क्या बताया था, हमारा x, y और z दो को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा मिलेगा। अब आपको x और z दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? AY डायरेक्शन मिल जाएगा। तो AY डायरेक्शन के हिसाब से आपके ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। और क्या पूछा है आपका? एम्पलीट्यूड जो है सॉरी, एम्पलीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का E0 में रहना चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना दो कंपोनेंट होते हैं, E एंड H। ठीक है, अब आपको बता दिया कि आपका जो रहना चाहिए एम्पलीट्यूड वो E की फॉर्म में रहना चाहिए। तो E की फॉर्म में एम्पलीट्यूड को रहने का क्या मतलब है कि आपको इस तरह से उसको H के साथ रिलेट करने के लिए आपको इम्पीडेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, इम्पीडेंस होता है E/H। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका H आ जाता है E/इम्पीडेंस। ठीक है, अब सिंस हमारा ये एम्पलीट्यूड में रखना है तो हम ये चीज़ रखेंगे। अगर एम्पलीट्यूड में H रखना होता हमें तो हम NH लिखते हैं, सॉरी 𝜃H लिखते हैं हम। ठीक है, बट सिंस एम्पलीट्यूड में हमें ये लिखना है तो हम एम्पलीट्यूड में ये वाला टर्म रखेंगे। अब मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता देती हूँ। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका कोई भी रहता है तो आपको उसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है E = E0 cos ω t प्लस बीटा z। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बीटा होता है ना, इसको आप बोलते हो फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, ठीक है। फेज कांस्टेंट निकालने का आपका एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज द ओमेगा, मतलब जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बीटा की जगह आपका ω/c लिख कर दे दिया है। अब बच्चे ना ये बीटा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं ये इस तरह का तो हमने पढ़ा नहीं है ω/c करके, हमारे ये ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, तो बच्चे ये और ये में से कोई लगा कर आते हैं। तो खैर हमारा ये क्या दिया है, ω/c मैंने आपको बता दिया, बीटा की जगह हमने ω/c लिखा है, तो ω/c आ गया यहाँ पर। और हमारा हमें क्या लिखना है, E0/N0। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, सब कुछ सेम सेम चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन हमारे यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने किसको मल्टीप्लाई करा है, हमने -x और z को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा पॉजिटिव y मिलता है। अब इसका ना यार एक पूरा एक है तरीका सॉल्व करने का, फिलहाल आप इतना जान लो। बाकी एक चीज़ और कि आपका जो है, जो ये फॉर्मूला होता है आपका, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ये वाली चीज़, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरे। एक्सरे ब्रैग्स डिफ्रैक्शन देखो इसमें तो लिख के ही दे दिया, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपसे क्या दिया गया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, मतलब डी आपको ये 1.55 दे दिया। ठीक है, उसके बाद एंगल थीटा आपको ये 60 डिग्री दे दिया। आपको वेव लेंथ निकालनी है और एन आपको 2 दे रखा है क्वेश्चन में, ये एन। तो अगर आप इस हिसाब से करोगे तो λ = 2d साइन थीटा बाय एन होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो 2 × 1.55 × साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो इसको √3/2 लिख सकते हैं हम। 2 × 1.55 × √3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका 2 भी नीचे आ जाएगा उतर के, एक 2 से 2 कैंसिल, और आपका इतना टर्म बचा है, इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्व खुद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी यार। मेरे ख्याल से इसका आंसर ना 1 आना चाहिए, क्योंकि 1.155 है और √3 कितना होता है, 1.73 होता है, तो दोनों ही टर्म्स आपके 1 से ज़्यादा हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है रिजल्ट अप्रॉक्स 2 पहुँच जाएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं पहुँचेगा, 2 से कुछ कम ही रहेगा।
देखो 1.155 है और √3 आपका कितना होता है, 1.73 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका अप्रॉक्स 2 आ जाएगा, और फिर डिवाइड में 2 है, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ये वाली चीज़ ना थोड़ा सा डेवलप करो आप, कि बिना सॉल्व करे आंसर अप्रॉक्सीमेशन से लगा सको, क्योंकि देखो काफ़ी गैप है, 4 3 2 1 पॉइंट्स में नहीं है, तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो गैस करके। अब क्या दिया है, बार ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, थिंक इज दिस कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा पैरा, डाया, फेरो 3 कंडीशंस होती हैं। पैरा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखा जाता है तो वो इंक्रीज करता है, मतलब बहुत स्लोली करता है। डाया में क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद भी वो डिक्रीज होता है। एंड आपका फिर क्या बचा, पैरा, डाया एंड फेरो। फेरो में क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड रखने में इंक्रीज होता है और बहुत हाई स्पीड से इंक्रीज होता है, मोर देन 1000 करके बताया था आपको। तो अगर आप उस तरह से देखेंगे तो पैरा में रखने में क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, स्लोली हो रहा है मगर इंक्रीज तो हो रहा है ना, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम तो रहेगा ही नहीं, या तो खत्म होगा या तो बढ़ेगा, वैनिश कम्प्लीटली भी नहीं हो सकता, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। और पैरा में इंक्रीज होगा, फेरो में इंक्रीज होगा, डाया में सिर्फ डिक्रीज होगा, डाया में चीज़ें निगेटिव में रहती हैं। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल एनर्जी। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना सॉल्व बहुत सारे, उसमें इस तरह क्वेश्चन था। एडिशनल एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इतने से इतने में रिड्यूस करने के लिए हमें जो एडिशनल एनर्जी चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एनर्जी के साथ रिलेट करने के लिए H/√2mE होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, बाकी सब हम बता देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, H = 1/√E, मतलब इक्वल्स टू नहीं होगा बट अभी हम इक्वल लगा लेते हैं, इसका √E हो जाएगा आपका। अब अगर इसको आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, λ1/λ2 = √E2, इसका ऊपर चला जाएगा इन्वर्स में और इसका E2 नीचे आ जाएगा E1। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एडिशनल एनर्जी हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर हम वेवलेंथ को इतने से इतने पे कर देते हैं। तो E2 जो होगा हमारा, √E2 जो होगा हमारा, ये हमारा E1 प्लस E2 होगा E1 प्लस एक्स, ये हमारी एक्स होगी एडिशनल एनर्जी। ठीक है, तो हम √E2 की जगह हम एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, √E1 प्लस एक्स हम लिख देते हैं ताकि हमारा सॉल्व करने में इजी रहे। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो λ1 कितना है, 1 नैनोमीटर, और डिक्रीज होकर कितना हो रहा है, 0.5। यहाँ पर कितना है आपका, √E1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √E1। ठीक है, इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 √E1 = √E1 प्लस एक्स। अब सॉल्व करने के लिए आप पूरे का स्क्वायर ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4E1। देखो इधर भी स्क्वायर ले लो सॉल्व करने के लिए और इधर भी स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा E1 = देखो पता है मैं यहाँ पहले पुट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर अब पीपल मे गेट कन्फ्यूज और सोचे कि यहाँ पर A+B का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन वो नहीं लगेगा। देखो क्या है, E1 प्लस एक्स अंडर रूट में है ना, स्क्वायर किया इसका, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, E1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के लिए 1/2 लगा सकते हो, और फिर इस पूरे का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका ये रह जाएगा। ठीक है, तो पीपल लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ A+B² वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड आई एम सॉरी गाइज कि ये जो मैं लिख रही हूँ हट जाता है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अदरवाइज तो फिर आपको मिलेगा नहीं ये सॉल्व करके। तो E1 = आपका कितना आ जाएगा, E1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले आइए तो आपका कितना हो जाएगा, 4E1 माइनस E1 = एक्स, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स, 3E1। ऑप्शंस देखो तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमने E1 ली थी ना, तो इसका हमारा 3 टाइम्स हमें एडिशनल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट। इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है इस वाली फाइल में। बाकी आपको मैं और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, अभी डोंट वरी, मैथ्स के पहले लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं फिजिक्स के और क्वेश्चंस की तरफ देखूंगी। और वैसे मैंने बोला था कि मैं आपका 20 के बाद नहीं लेक्चर्स लूँगी, लेकिन अब सिंस ये क्वेश्चन सीरीज करवा दिया तो अब मैं एटलीस्ट फिजिक्स के और मैथ्स के आपको थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करवा दूँगी, कल और करवा देती हूँ। उसके बाद यू पीपल डू योर प्रैक्टिस एंड रिविजन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ गाइस, कल मैंने एक चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी थी, रिजॉल्विंग पावर जो होता है आपका वो
डी अपॉन में 1.22 लैम्डा जो होता है डिजॉल्विंग पावर। अच्छा यहाँ नहीं लिखती हूँ, अगर अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज कि ये क्या लिखवा दिया मैंने, लिख के मिटा दूँगी। डी बाय 1.22 लैम्डा था, तो इसमें डी मैंने शायद कल गलती से बोलते वक्त यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बोल दिया था। हो सकता है इससे पहले हम जो दूसरे क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्रिज्म वगैरह वाले, वो मेरे दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आपको फ्रेशनल प्रिज्म भी कल पढ़ाना था मुझे, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा होगा, इसीलिए मैंने वो डिस्टेंस बिटवीन करके बोल दिया होगा। बट दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव जो रहता है, 2 लेंस रहते हैं ना आपके टेलीस्कोप के एक्सपेरिमेंट में, तो ऑब्जेक्टिव वाला जो होता है उसका ये डायमीटर रहता है। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी गाइज, अगर इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो, और कुछ चीज़ आपको समझ लिया करिए, क्योंकि वो इतना कुछ पढ़ाने में ना हो जाती हैं चीज़ें गड़बड़। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा इसलिए रही हूँ, बाई चांस अगर ये विजिबल हो जाता है तो यू मे गेट कन्फ्यूज कि मैम ये फेस वेलोसिटी में आपने ये क्या पढ़ा रखा है। ओके, और एक चीज़ क्या गलती हो गई थी, हाँ मैंने आपको क्रम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम शिफ्ट बता दिया था 90 डिग्री पे, वो आई एम सॉरी गाइज, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि 180 डिग्री पे जाके -1 आ जाता है पढ़ाते वक्त, तो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। असल में क्या है ना गाइज, पहले जब मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने उसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लिए थे। अभी जो पढ़ा रही हूँ जल्दी जल्दी में इसके प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, और सिर्फ जो मुझे पता है उसके हिसाब से पढ़ा देती हूँ, तो कई बार ये छोटी मोटी कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये आपका 90 डिग्री पे नहीं होगा, 180 डिग्री पे होगा। 180 डिग्री आपका -1 हो जाता है। क्या होता है क्रम्पटन शिफ्ट, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश एच अपॉन में एम सी 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, फाइव या थीटा कुछ भी बोल सकते हो, जो स्कैटर्ड पार्टिकल होता है उसका एंगल होता है ये। और ये अभी कितना हो गया आपका 180 डिग्री, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा आपका +1, तो यह आ जाएगा आपका 2। ये आपका मैक्सिमम शिफ्ट आ जाता है यहाँ पर, और फिर इसी हिसाब से आप वैल्यू पुट करके इसका कांस्टेंट जो वैल्यू आती है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी, जो मैंने भी आपको करेक्ट करवा दी है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है, कुछ गलत है या कुछ एरर हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि जल्दी जल्दी में चीज़ें हो जाती हैं, मैं एक साथ कई चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ ना, तो मे बी कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और अगर कुछ आपको एरर लगता है या कुछ कन्फ्यूजन होता है, कुछ डाउट होता है, तो प्लीज़ लेट मी नो, और आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।